क्लास 11th में कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जब अकाउंटेंसी कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग के चैप्टर थोड़ा बोरिंग लगते हैं। कौन से होते हैं वो? स्टार्टिंग के चैप्टर थ्योरी वाले, जिसमें वो बेसिक अकाउंटिंग के समझा रहे हैं। उसके बाद एक प्रैक्टिकल चैप्टर जब शुरू होता है, एक अकाउंटिंग इक्वेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग बनना शुरू होता है। उसी के आगे नेक्स्ट स्टेप है जनरल एंट्री। जो जनरल एंट्री है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो उसको तो समझना बहुत अच्छे से जरूरी है। रीजन, क्योंकि जनरल एंट्री सिर्फ 11th में नहीं है, 12th क्लास में जब आप शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स के चैप्टर करते हैं और पार्टनरशिप करते हैं, उसमें भी जनरल एंट्री जरूर आते हैं। तो जनरल एंट्री के जो बेसिक रूल है वो पता होने चाहिए। अब उसी के बेस पर हम जनरल एंट्री थोड़ी बहुत कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मैंने जो टॉपिक उठाया है वो है जनरल एंट्री रिगार्डिंग गुड्स। अब ये गुड्स के बारे में मैंने क्या बोला है? गुड्स सोल्ड की बात नहीं कर रही। गुड्स सोल्ड तो पढ़ चुके हैं टॉपिक। क्या है गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट और गुड्स सोल्ड इन कैश, वो दो टॉपिक अलग है। इसमें गुड्स के साथ क्या हो रहा है? गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोपराइटर मीन्स एंटरप्रेन्योर, आपका जो बिजनेसमैन है, ओनर है, आप कुछ भी उसके समझ सकते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉइज एंड गुड्स गिवन एज चैरिटीज। ये चार अलग अलग डिफरेंट टॉपिक हैं गुड्स से रिलेटेड, वो हम जनरल एंट्री चारों की अलग अलग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? गुड्स। आप मान लीजिए आपका एंट्री है गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर, ओनर मिस्टर राम, जो भी प्रोपराइटर है वो, फॉर पर्सनल यूज। आपको मेंशन किया गया है कि जो राम है उसने गुड्स लिए हैं पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज जहाँ वर्ड आया था वो दैट मीन्स ड्राइंग है। अगर वो कैश लेता तो हमें वो एंट्री पता थी, क्या? ड्राइंग फॉर डेबिट कैश अकाउंट। लेकिन अब क्या है? गुड्स ली, तो हम इसकी एंट्री करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहाँ परचेज क्यों मेंशन किया है? क्योंकि गुड्स जो लिए हैं वो हमने परचेज प्राइस पर ली हुई थी, वही हमने प्रोपराइटर ने ले लिए। अब इसमें कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख देते हैं कि गुड्स टेकन बाय मिस्टर राम फॉर पर्सनल यूज कॉस्टिंग 20,000। फॉर एग्जाम्पल लिखा है उन्होंने कॉस्टिंग 20,000, सेलिंग प्राइस रुपीज 25,000। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस उसका 25,000 है, उसके 20,000 उसका कॉस्टिंग प्राइस है। तो हम कॉस्टिंग प्राइस मेंशन करेंगे। रीजन, ये गुड्स बेची नहीं गई है, इन्हें क्या किया गया है? प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया है। तो हम इसकी एंट्री करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 20,000 प्राइस देंगे और सेलिंग प्राइस। जस्ट कॉस्टिंग प्राइस हम मेंशन करेंगे। अगर कॉस्ट वर्ड लिखा है या आपका कुछ लिखा वर्ड अलग से, और स्पेशली दो अमाउंट लिखे हुए हैं कि सेलिंग प्राइस इतना है और कॉस्टिंग प्राइस इतना है, परचेजिंग प्राइस इतना है, तो आपने कॉस्टिंग प्राइस को मेंशन करना है। तो ये हमारी पहली एंट्री है, पहले टॉपिक गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कॉस्टिंग, अगेन कॉस्टिंग कितने हैं? 20,000 और सेलिंग प्राइस 25,000। स्टूडेंट देखिए ध्यान से, जब भी कोई प्रोडक्ट फ्री सैंपल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो एक तरह से ये एडवर्टीजमेंट होती है। जब कोई प्रोडक्ट आया है वो मार्केट में, तो आपने फ्री सैंपल के तौर पर बांट दिया अपने कस्टमर को, तो वो एक आपकी कंपनी की, आपके प्रोडक्ट की क्या हो रही है? एडवर्टीजमेंट हो रही है। तो ये कौन सा एक्सपेंस है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। इसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी कह सकते हैं, फ्री सैंपल अकाउंट भी कह सकते हैं। ठीक है। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और इसकी जगह फ्री सैंपल भी आप लिख सकते हैं, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू, अगेन परचेजिंग अकाउंट लिखेंगे। आपने जो प्राइस लिखना है यहाँ पर कॉस्टिंग वाला लिखना है, 20,000 वाला। ठीक है।
आप जो है यहाँ पर कॉस्टिंग प्राइस दिखाएंगे, नॉट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस नहीं दिखाएंगे। आप ये प्रोडक्ट जो भी है आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने कस्टमर में, एज ए फ्री सैंपल कर रहे हो। ठीक है, आगे अब गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉयज। थर्ड टॉपिक है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉयज। आप अपने एम्प्लॉयज को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है वो। फॉर एग्जाम्पल दिवाली का कुछ आपका फेस्टिवल है, आप उसको अपने एम्प्लॉयज को एज ए बोनस या फिर आप एक गिफ्ट के तौर पर दे रहे हो। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयज को गिफ्ट किया जा रहा है। अगेन एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट। टू परचेज अकाउंट। अगेन आप यहाँ पर परचेज अकाउंट शो करेंगे, कॉस्टिंग प्राइस शो करेंगे, नॉट सेलिंग प्राइस। ठीक है, गुड्स गिवन चैरिटी। चैरिटी के तौर पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। गुड्स गिवन एज चैरिटी, मतलब डोनेशन दिया आपने, गुड्स गिवन एज चैरिटी। आप चैरिटी के तौर पर अपनी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल आप किसी नाथल्ले में ओनर कहीं कर रहा है, कहीं मतलब बांट रहा है वो, किसी भी जगह वो ऐसे चैरिटी बांट रहा है, बंधन में दे रहा है। तो ये क्या है, चैरिटी कौन डेबिट। डोनेशन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, डोनेशन डेबिट टू परचेज। अगेन वी विल शो कॉस्ट प्राइस नॉट सेलिंग प्राइस। यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस को शो करेंगे, सेलिंग प्राइस को नहीं दिखाएंगे। ठीक है, और हर बार परचेजिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। मोस्टली जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो कहते हैं परचेजिंग अकाउंट तो हमेशा हम डेबिट करते हैं, यहाँ क्रेडिट को करेंगे। रीजन सेम है, हम कॉस्टिंग प्राइस को शो कर रहे हैं तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इससे हमारे क्या होगा, परचेज अकाउंट को अमाउंट हमारा कम हो जाता है। ये जब फाइनल अकाउंट करते हैं ना, उस समय जब तो ये एडजस्टमेंट आती है तो हम परचेजेस में से माइनस करते जाते हैं। ये सारे ये चार चीजें जो हैं, चारों एंट्रीज में हमारे परचेजेस जो है हर हाल में क्रेडिट होगा। ये चार एंट्री को खास कर है इसमें। कौन सी है, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉयज एंड गुड्स गिवन एज चैरिटी। इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं, डेबिट आपका कोई भी ड्रॉइंग आ गया, फ्री सैंपल आ गया, एम्प्लॉय बेनिफिट आ गया और एक चैरिटी आ गया। तो क्रेडिट हर हाल में परचेज होगा और कॉस्ट प्राइस शो करेंगे, नॉट सेलिंग प्राइस। हम कॉस्ट प्राइस को मेंशन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने जनरल एंट्री की है रिगार्डिंग गुड्स, जो हमने ये नया टॉपिक अलग से लिया है। अब अगला टॉपिक जो हम ले रहे हैं, मैं जनरल एंट्री का जो ले रही हूँ वो है बैंक की जो एंट्री होती है चेक रिलेटेड। तो जनरल एंट्री जो कर रही हूँ मैं, जनरल एंट्री रिगार्डिंग चेक। चेक की कैसे, जो चेक जो है आपको पता ही है कि जो बैंक से चेक बुक जो मिलती है उसका चेक बुक की रिगार्डिंग जो एंट्री है। ठीक है, इसमें आपका चेक का कह सकते हैं, अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो चेक दे रहे हो, गुड्स सेल कर रहे हो तो चेक ले रहे हो। चेक डिसऑनर होना क्या होता है, चेक आपने एंडोर्स कर दिया। शायद मेरे ख्याल से आपके बार 11th बुक में ये टॉपिक नहीं है, बट एंडोर्समेंट का केस हम जरूर पढ़ते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहले सबसे पहले गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम। रिसीव्ड में शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम ₹70,000 and deposited on the same day. फॉर एग्जाम्पल आपने कभी भी सेल किए मंथ के बीच में, कभी फॉर एग्जाम्पल 17 अगस्त को या 28 अगस्त को आपने सेल किया है और चेक मिला आपको अपने कस्टमर से और आपने उसी दिन जाकर बैंक में डिपॉजिट करा दिया चेक, तो हमारी एंट्री क्या होगी। अब चेक जो मिला है हमें, हमने उसी दिन बैंक में जमा करा दिया है, तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। कितना प्राइस है? 70,000। ठीक है। अगर आपको चेक मिला कस्टमर से और उसी दिन वो बैंक में डिपॉजिट करा दिया जाए तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगेन मिस्टर राम का नाम नहीं आएगा, रीजन क्योंकि जो चेक मिला है अब राम से, मतलब राम से रीजन यहाँ पे हमारा लिंक खत्म है इस टॉपिक में, इक्वेशन में। तो क्योंकि हमने सेल किया चेक मिला, हमने चेक बैंक में जमा करा दिया। चेक जो मिला है दैट मीन हमारा सेल प्राइस जो सेल हुई है और कैश या क्रेडिट चेक पर हुई है, तो दैट जब भी हमारी सेल कैश या चेक पर बैंक के ट्रांजेक्शन पर हो तो हमारा उस कस्टमर से लिंक खत्म है। ठीक है ना। तो इस केस में हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब उसके बाद सेकंड एंट्री हम पढ़ रहे हैं, गुड सोल्ड टू मिस्टर राम एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम 70,000। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन जो है उसमें आपका कोई भी तारीख मान लीजिए 5 अगस्त, 5 अगस्त को आपको चेक मिला मिस्टर राम से और आपका वो चेक जो है आपने ले लिया। उसके बाद इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि जो चेक मिला है इसके बारे में क्वेश्चन में आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी है। मतलब 5 अगस्त को मिला है तो 7 या 11 अगस्त को या 6 अगस्त को ही, अगली तारीख को ही, अगले दिन की तारीख को बैंक में जमा कराया है। ऐसी एंट्री मेंशन की है नहीं की, डेट मीन्स वो एंट्री लिखा है कि चेक रिसीव फ्रॉम राम, मतलब नेक्स्ट डे एंट्री लिखी हुई है, 2-3 दिन बाद कभी भी लिखी है। जो राम से चेक मिला है वो हमने बैंक में डिपॉजिट कराया है। मतलब जो चेक मिला था उसे आपने ऑफिस में रख लिया, उसको बैंक जब डिपॉजिट कराया वो अगले दिन कराया, कोई भी चीज हो सकता है। चेक मिला है शाम को 5 बजे मिला है, उस समय तक तो बैंक बंद भी हो जाते हैं। तो डेट में चेक मिला है आपने वो जमा नहीं कराया, वो अगले दिन जमा कराया। स्टूडेंट इस टॉपिक को ध्यान से समझिए। अगर आपकी क्वेश्चन जो ऐसा है वो जनरल एंट्री यहाँ तक लिख के, तो क्वेश्चन है मान लो 5, 7, 10, 20 अगस्त कभी कभी, और इसके बारे में कहीं मेंशन नहीं है कि जो चेक है वो जमा कराया नहीं कराया, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि चेक जो है उसी दिन जमा करा दें। बट अगर ये लाइन लिखने के बाद ये 2-3 एंट्री के बाद ये एंट्री लिखी हुई है कि चेक मिला है मिस्टर राम से, वो हमने बैंक में जमा करा दिया, तो ध्यान रखना फिर अलग अलग 2 एंट्री होगी। पहली एंट्री क्या होगी, क्योंकि वो चेक हमने बैंक में जमा नहीं कराया तो उसकी एंट्री होगी चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 70,000। और हमने राम का चेक अगले दिन जमा कराया। फॉर एग्जाम्पल ये 5 अगस्त की एंट्री है, हमने 7 अगस्त को डिपॉजिट कराया है, तो 7 अगस्त को हमारी एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है। तो हमें जो चेक मिला था वो अगले दिन डिपॉजिट कराया है, तो हम इसकी एंट्री ये कर देंगे। ठीक है। तो ये कौन सा केस है कि चेक मिला है और आपने उसको डिपॉजिट 1-2 दिन बाद, मतलब बाद में कराया, उसमें सेम डे नहीं कराया, उस केस में हमारी 2 एंट्री होंगी। क्लियर। इसके बाद हमारी एंट्री आती है गुड्स परचेज की। गुड्स परचेज फ्रॉम राज एंड चेक इशू ₹20,000। आपने गुड्स खरीदी और आपने चेक दिया है। ठीक है। स्टूडेंट जब गुड्स को बेचा जाता है और चेक मिलता है तो उसमें बहुत ध्यान देना होता है कि चेक उसी दिन जमा कराया या अगले दिन जमा कराया। और जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो चेक किसी को दे रहे हो, तो उस केस में ऐसा कुछ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक ही एंट्री होनी है, वो एंट्री क्या है कि आपने गुड्स परचेज की थी ना, परचेज फ्रॉम डेबिट टू बैंक अकाउंट। उस केस में हम पूरा का पूरा ये एज्यूम कर लेंगे कि वो चेक हमारे बैंक से गया और बैंक से अमाउंट डिडक्ट हो गया है, वो हमारा बैंक में अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है। तो ये एंट्री क्या होगा, जब चेक इशू किया है, चेक इशू और मतलब किसी भी तारीख को करो और कस्टमर कभी भी जाए, ये कस्टमर की हेडिंग है। आपने जब भी गुड्स परचेज की है, आपका जो परचेजर है, जो आप जिससे आपने परचेज किया गुड्स,
उसको जब चेक दे दिया तो आपने एंट्री नहीं करनी है, बट चेंज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चाहे शाम को 5 बजे हो, बैंक मतलब बंद हो चुका हो, उससे 2 दिन ही आपने एंट्री नहीं करनी है। अब उसके बाद चेक हमने बैंक में जमा कराया है, चाहे वो चेक 2 दिन बाद जमा कराया है या उसी दिन जमा कराया है, अगर वो चेक डिसऑनर हो जाता है, ठीक है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राम डिसऑनर and then charges ₹100। जो आपको मिस्टर राम से चेक मिला था, अभी हम थोड़ी बहुत पहले एंट्री कर रहे थे, 70,000 का चेक मिला है, वो डिसऑनर हो गया। पहले हम समझते हैं डिसऑनर का मतलब क्या है। डिसऑनर का मतलब है कि जो आपने चेक डिपॉजिट कराया है उसका अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, कोई भी रीजन है, साइन मैच नहीं हुआ, या जो आपका कस्टमर है जिससे आपको चेक मिला है उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, साइन मैच नहीं हुआ, या अकाउंट नंबर गलत डाला, या अमाउंट उसने गलत लिखा है, या अकाउंट पे जो साइन होता है वो नहीं लगा है, कोई भी रीजन हो सकता है, चेक डिसऑनर हो गया है। तो उस केस में आपका जब चेक डिसऑनर हो गया है तो एंट्री क्या हो जाएगी, अब राम जो है हमारा फिर से डेटर बन गया, राम डेटर बन चुका है, क्योंकि उससे जो है तो हमारी एंट्री क्या होगी, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और एक और बात, बैंक चार्जेस, जब भी ऐसा केस होता है डिसऑनर होने का, तो बैंक कुछ सर्विसेज, अपनी सर्विसेज के बदले में चार्जेस आपके अकाउंट पे कट कर लेता है, और वो चार्जेस जो आपके चेक डिसऑनर होने की वजह से हुआ है, जिस कस्टमर की वजह से हुआ, उसी कस्टमर से लिए जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे बैंक चार्जेस भी डेबिट हो जाएगा। पहले हम ये एंट्री कर देते हैं, राम डेबिट टू कितना, 70,000 और एक और एंट्री वापसी करते हैं, बैंक चार्जिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक में से कटेंगे ना पैसे हमारे, बिल्कुल जो बैंक में कटे हैं वो किससे लेने हैं, राम से, किससे, राम डेबिट हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस, कितने, ₹100। हम वो चार्जेस किससे लेंगे, राम से। आप चाहो तो ये तीनों एंट्री की बजाय जस्ट एक एंट्री कर देंगे, यहाँ पे 70,100 शो करता है, क्योंकि अब जो है राम हमारा जो डेटर है वो 70,100 का है, ठीक है। तो ये कि हमारे चेक के लिए एंट्री जिसमें चेक रिसीव हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, और चेक को बैंक को जब जमा करा रहे हैं 2 दिन बाद करा रहे हैं, वो सारे केस। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।